दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर एक छोटी सी गलती, एक नशे में लिया हुआ डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी बदल दे तो क्या होगा? क्या होगा अगर आप गुस्से में अपनी वाइफ और बच्ची को किसी मेले में बेच दें और फिर सालों बाद जब किस्मत आपको सब कुछ दे दे, इज्जत, दौलत और पावर, और उसी अतीत का दरवाजा दोबारा खुल जाए, तो क्या तब भी इंसान अपनी गलती से भाग सकता है या फिर फेट हर हाल में उसे उसके कर्मों का दंड दिलाता है? थॉमस हार्डी का यह मास्टरपीस द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज एक ऐसे आदमी की स्टोरी है जो अपनी एक भूल की सजा पूरी जिंदगी भुगतता है। दोस्तों, यह कहानी है माइकल हेंचर्ड की, एक गरीब मजदूर से लेकर कास्टर ब्रिज के मेयर बनने तक का सफर और फिर उसी गौरवशाली ऊंचाई से गिर जाने की ट्रेजिक डाउनफॉल की दास्तां। दोस्तों, यह सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी है गिल्ट, डेस्टिनी और इंसानी कमजोरी की। A story that asks every viewer, can a man ever escape his past? Can pride ever be greater than forgiveness? तो चलिए दोस्तों, आज हम इस ट्रेजिक जर्नी पर चलते हैं जहां एक आदमी अपनी ही गलती से लड़ता है और थॉमस हार्डी हमें दिखाते हैं कि फेट में भी फॉरगिव नो वन, नॉट इवन द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम इस स्टोरी को स्टार्ट करें, आइए उससे पहले देख लेते हैं इसके मेन की फैक्ट्स को। इसका टाइटल है द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज। इसके ऑथर का नाम है थॉमस हार्डी और इसका पब्लिकेशन ईयर 1886। दोस्तों, वही बात करें इसकी सेटिंग की, तो कहानी इंग्लैंड के काल्पनिक शहर कास्टर ब्रिज में सेट की गई है, जो असल में डॉर्सेस्टायर नामक शहर से प्रेरित है। यह हार्डी का जन्म स्थान भी था। दोस्तों, वही बात करें इसके जोनर की, तो एक ट्रेजिक नॉवेल या रियलिस्टिक फिक्शन है। यह एक ट्रेजेडी ऑफ कैरेक्टर है, यानी ऐसा नॉवेल जिसमें नायक की अपनी गलतियां ही उसके पतन का कारण बनती हैं। वही बात करें इस स्टोरी के थीम्स की, तो इसमें हमें देखने को मिलेगा भाग्य बनाम इच्छा यानी कि फेट वर्सेस फ्री विल, वही अहंकार और दंड यानी कि प्राइड एंड पनिशमेंट, पश्चाताप और मोक्ष यानी कि गिल्ट एंड रिडेम्पशन, सामाजिक प्रतिष्ठा यानी कि सोशल स्टेटस एंड रेपुटेशन, और मानवीय कमजोरी यानी कि ह्यूमन वीकनेस। वही बात करें इसके टोन एंड स्टाइल की यानी कि स्वर और शैली की, तो ये नॉवेल का स्वर गंभीर, भावनात्मक और दार्शनिक है। हार्डी की राइटिंग शैली पोएटिक और रियलिस्टिक दोनों है। वही बात करें इस स्टोरी के मोरल की, तो दोस्तों, गुस्सा, अहंकार और अतीत के अपराध हमेशा इंसान को नीचे गिरा देते हैं। सच्ची महानता अपने कर्मों को स्वीकार करने और पश्चाताप से आती है। वही बात करें इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स की, तो इसके पहले कैरेक्टर का नाम है माइकल हेंचर्ड। दोस्तों, माइकल हेंचर्ड इस स्टोरी का हीरो यानी कि प्रोटैगनिस्ट है। शुरू में वह एक गरीब मजदूर होता है जो नशे की हालत में अपनी पत्नी और बेटी को एक मेले में बेच देता है। दोस्तों, यही इवेंट उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती और ट्रेजिक टर्निंग पॉइंट बन जाती है। वही बात करें उसके स्वभाव और व्यक्तित्व की, तो वह एक गुस्सैल यानी कि हॉट टेम्पर्ड और अहंकारी व्यक्ति है, लेकिन उसके भीतर पश्चाताप यानी कि रिमोर्स और सुधार की इच्छाएं भी प्रबल होती हैं। अपने अपराध के लिए वो 21 साल तक शराब नहीं पीने की कसम खाता है। वहीं बात करें उसके जिंदगी के सफर की, तो दोस्तों, मेहनत और लगन से वह कास्टर ब्रिज का मेयर बन जाता है, लेकिन जब उसका अतीत यानी कि पास्ट वापस लौटता है, उसकी बेटी और उसकी पत्नी जब दोबारा उससे मिलने आती हैं, तब उसकी जिंदगी फिर से बदल जाती है। वहीं उसका दोस्त डोनाल्ड फार्फ्रे धीरे धीरे उसका दुश्मन बन जाता है और हेंचर्ड सब कुछ खो देता है, पद, प्रतिष्ठा और परिवार। दोस्तों, वही बात करें इसके सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस की, तो माइकल हेंचर्ड इंसानी कमजोरी, अहंकार और भाग्य के खेल का सिंबल है। वह एक ट्रेजिक हीरो है जिसकी अपनी गलतियां ही उसके पतन का कारण बनती हैं। दोस्तों, वही बात करें इस स्टोरी के नेक्स्ट कैरेक्टर की, तो उसका नाम है सुजन। दोस्तों, सुजन हेंचर्ड की वाइफ है जिसे वह एक मेले में गुस्से में आकर बेच देता है और यह घटना उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देती है। दोस्तों, पति द्वारा बेचे जाने के बाद सुजन एक नाविक जिसका नाम न्यूसन है उसके साथ रहने लगती है। सालों बाद जब न्यूसन मर जाता है या मरने की खबर आती है, तो सुजन अपनी बेटी एलिजाबेथ जेन के साथ कास्टर ब्रिज लौटती है। वह हेंचर्ड से दोबारा मिलती है और दोनों झूठे बहाने से फिर से शादी कर लेते हैं ताकि समाज में बदनामी न हो। दोस्तों, सुजन शांत, सहनशील और ईमानदार स्त्री है और अपनी बेटी के भविष्य के लिए समर्पित है। दोस्तों, उसकी मौत कहानी में भावनात्मक मोड़ लाती है। वहीं बात करें इस स्टोरी के अगले कैरेक्टर की, तो उसका नाम है एलिजाबेथ जेन। दोस्तों, एलिजाबेथ जेन इस नावल की सबसे निर्दोष और दयालु कैरेक्टर है। वह शुरुआत में हेंचर्ड की बेटी मानी जाती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह वास्तव में न्यूसन की बेटी है। दोस्तों, वह काफी हम्बल, ऑनेस्ट और काइंड हार्टेड लड़की है। अपने पिता हेंचर्ड से पूरी नफरत नहीं करती, बल्कि उसकी गलतियों को समझने की कोशिश करती है। वह इस स्टोरी की मोरल स्ट्रेंथ का सिंबल है। दोस्तों, एलिजाबेथ जेन हेंचर्ड के जिंदगी में रिडेम्पशन का सिंबल है। वह दिखाती है कि सच्ची अच्छाई इंसान को ऊंचा उठाती है, भले ही डेस्टिनी कितनी भी कठोर क्यों न हो। वही बात करें अगले कैरेक्टर के, तो उसका नाम है डोनाल्ड फार्फ्रे। दोस्तों, डोनाल्ड फार्फ्रे एक स्कॉटिश युवक है जो कास्टर ब्रिज आता है और हेंचर्ड का सहायक मैनेजर बनता है। दोस्तों, वह समझदार, दयालु और आधुनिक सोच वाला व्यक्ति है। वहीं हेंचर्ड की तरह वो बिल्कुल भी गुस्सैल नहीं बल्कि शांत और व्यवहारिक है।
उसका व्यापारिक दिमाग बहुत तेज है जिससे वह जल्दी सफलता हासिल करता है। वहीं बात करें इस स्टोरी में उसकी भूमिका की तो दोस्तों शुरू में हेंचर्ड का अच्छा दोस्त होता है, लेकिन बाद में दोनों में कंपटीशन बढ़ जाती है और धीरे धीरे फारफ्रे हेंचर्ड से ज्यादा लोकप्रिय और सफल हो जाता है और अंत में वह मेयर बनता है और एलिजाबेथ जेन से शादी करता है। दोस्तों फारफ्रे नई सोच और बदलते समय का सिंबल है। वह उस आधुनिक युग का रिप्रेजेंटेटिव है जो पुराने मूल्यों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। वहीं बात करें अगले कैरेक्टर का तो उसका नाम है लुसेटा टेम्पलमैन। दोस्तों लुसेटा वह महिला है जिससे हेंचर्ड का पहले लव अफेयर था। बाद में वो कास्टर बीच लौटती है और फारफ्रे से शादी कर लेती है। दोस्तों वह आकर्षक, भावुक और समाज में अपनी इज्जत बनाए रखने की इच्छुक है, लेकिन उसका अतीत हेंचर्ड के साथ उसके जिंदगी को जटिल बना देता है। दोस्तों लुसेटा की लेटर्स स्कैंडल यानी कि गुप्त प्रेम पत्रों का मामला पूरे शहर में फैल जाता है, जिसकी वजह से वो मानसिक दबाव में आकर बीमार पड़ जाती है और मर जाती है। दोस्तों लुसेटा उस समाज की क्रूरता और महिलाओं पर लगे दोहरे मापदंडों का सिंबल है। वहीं बात करें अगले कैरेक्टर का तो उसका नाम है न्यूसन। दोस्तों न्यूसन एक साधारण नाविक यानी कि सेलर है जिसने हेंचर्ड से सुसान को खरीदा था। वो वास्तव में अच्छा और दयालु व्यक्ति है। दोस्तों सुसान की मृत्यु के बाद वह एलिजाबेथ जेन से मिलने वापस आता है। अंत में वही एलिजाबेथ जेन का सच्चा पिता साबित होता है। वह कहानी में एक सच्चे ईमानदार इंसान का सिंबल है। दोस्तों हर कैरेक्टर इस कहानी में मानव स्वभाव के अलग अलग एस्पेक्ट को दर्शाता है। हेंचर्ड का अहंकार, सुजान की सहनशीलता, एलिजाबेथ जेन की निर्दोषता, फारफ्रे की समझदारी और लुसेटा की भावनात्मक कमजोरी मिलकर इस नावल को एक जीवंत और मार्मिक ट्रेजेडी बनाते हैं। दोस्तों इंग्लैंड के एक छोटे से गांव वीडन प्रायर्स में एक जोड़ा चलता हुआ फेयर की तरफ जा रहा है, थका हुआ, भूखा और परेशान। वो है माइकल हेंचर्ड, एक 21 साल का युवा मजदूर, मजबूत शरीर, मेहनती इंसान, लेकिन अंदर से बहुत गुस्सैल और अहंकारी। उसके साथ उसकी पत्नी सुजान और उसकी बेटी एलिजाबेथ जेन है। दोस्तों हेंचर्ड वहाँ एक एल टेंट यानी कि शराब का स्टॉल देखता है और रुक जाता है। सुजान उसे रोकना चाहती है, लेकिन हेंचर्ड गुस्से में कहता है, अ मैन मस्ट हैव हिज ड्रिंक आफ्टर सच अ लॉन्ग डेज वर्क। दोस्तों वो पीता है और पीता ही चला जाता है। धीरे धीरे उसका दिमाग नशे से भर जाता है और अब वो अपनी गरीबी, बदकिस्मती और अपने हालात से तंग आकर अपनी किस्मत को दोष देने लगता है। दोस्तों अब हेंचर्ड नशे में बड़बड़ाने लगता है और कहता है, अ वाइफ इज नो गुड टू अ पुअर मैन, इफ ओनली आई कुड सेल हर लाइक अ हॉर्स इन दिस फेयर। तो दोस्तों लोग हंसते हैं पर वो मजाक नहीं कर रहा, वो सच में चिल्लाकर कहता है, Who will buy my wife? She is young, strong and a good housekeeper। दोस्तों ये सुनकर लोग शॉक हो जाते हैं। वहीं सुजान शर्म से झुक जाती है पर क्राउड हंसने लगता है। तभी एक सेलर जिसका नाम मिस्टर न्यूसन होता है आगे आता है और कहता है, If she is willing, I'll take her and care for her। दोस्तों सुजान धीरे से कहती है, Yes, I'll go, क्योंकि उसे अपने पति के ड्रंकन इंसल्ट से तंग आ चुकी थी। दोस्तों हेंचर्ड और न्यूसन के बीच डील होती है 5 गिनीज में। वो सुजन और उसकी बच्ची को बेच देता है और इस तरह एक मूर्खतापूर्ण ड्रंकन मोमेंट में हेंचर्ड अपनी पूरी जिंदगी को बेच देता है, अपनी वाइफ, अपनी बेटी और अपना फ्यूचर। दोस्तों अगली सुबह जब हेंचर्ड की आंखें खुलती है तो वो चारों तरफ देखता है, लेकिन फेयर खाली है और सुजान और एलिजाबेथ जेन वहां नहीं है। तब उसे याद आता है कि उसने क्या कर दिया। वो दौड़ता है लेकिन देर हो चुकी होती है। वो गांव वालों से पूछता है पर किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गई। दोस्तों हताश होकर गांव की चैपल में जाता है और भगवान से माफी मांगता है। फिर वहां वो एक फैसला लेता है, आई स्वेयर नॉट टू टच लिकर फॉर 21 ईयर्स बिकॉज दैट द एज ऑफ अ फुल ग्रोन मैन। और यहीं से शुरू होती है माइकल हेंचर्ड की रिपेंटेंस जर्नी यानी कि प्रायश्चित की यात्रा। दोस्तों वक्त बीतता है, 18 साल बीत गए होते हैं। अब हेंचर्ड शहर कास्टरबीज में आ चुका है। उसने मेहनत, ईमानदारी और डेडिकेशन से अपनी पहचान बना ली है। वो अब एक सक्सेसफुल ग्रेन मर्चेंट है और धीरे धीरे कास्टरबीज का मेयर बन चुका है। अब लोग उसका सम्मान करते हैं पर अंदर से हेंचर्ड अब भी गिल्ट और लोनलीनेस से भरा हुआ है। दोस्तों एक दिन कास्टरबीज के रास्ते पर 2 ट्रेवलर्स आती हैं, एक मिडिल एज्ड महिला और एक यंग लड़की। वो है सुजान और उसकी बेटी एलिजाबेथ जेन। दोस्तों सालों तक उन्होंने शांत जीवन बिताया था सेलर न्यूसन के साथ, लेकिन जब अब न्यूसन समंदर में खो गया है यानी कि लोग उसे डेड मान चुके हैं, तो सुजान अपनी बेटी को लेकर वापस आई है अपने पहले पति को ढूंढने के लिए। दोस्तों कास्टरबीज में हेंचर्ड अब बहुत रेस्पेक्टेड आदमी है। वो स्ट्रिक्ट लेकिन फेयर मेयर है। जब सुजान शहर पहुंचती है तो उसकी न्यूज सुनती है और शॉक हो जाती है। दोस्तों वो अब शहर का सबसे पावरफुल आदमी बन चुका है। सुजान उसके पास सीधे नहीं जाती, वो पहले उसका कैरेक्टर ऑब्जर्व करती है। दोस्तों एलिजाबेथ जेन को बता
बताती है कि उनका रिलेटिव कास्टरबीज में रहता है ताकि बेटी को सच्चाई का एहसास न हो। दोस्तों सुजान और हेंचर्ड एक डेजर्टेड ग्रेनरी में मिलते हैं। दोनों की आंखों में गिल्ट और पुराने दर्द की परछाई है। सुजन कहती है आई नेवर थॉट वी वुड मीट अगेन। तो वही हेंचर्ड कहता है एंड आई नेवर स्टॉप्ड रिग्रेटिंग दैट नाइट। वो सुजान से माफी मांगता है और कहता है कि अब वो समाज के सामने फिर से शादी करेगा ताकि उनका रिश्ता रिस्पेक्टेबल बन जाए, क्योंकि अब वो मेयर है और अपनी इज्जत खोना नहीं चाहता। दोस्तों सुजान राजी हो जाती है। हेंचर्ड एलिजाबेथ जेन को अडॉप्ट करता है, हालांकि उसे लगता है कि वो उसकी असली बेटी है। और दोस्तों इस तरह से माइकल हेंचर्ड की जिंदगी में फिर से एक उम्मीद की किरण जलती है। उसकी खोई हुई फैमिली वापस लौट आई है, पर उसे पता नहीं कि उसकी किस्मत अभी उसके साथ खेलना बाकी है। दोस्तों हेंचर्ड को पता नहीं कि एलिजाबेथ उसकी सगी बेटी है भी या नहीं, और उसका पास्ट अब उसके फ्यूचर को बदलने वाला है। दोस्तों कहा जाता है लाइफ गिव सेकेंड चांसेस बट फेट ऑलवेज रिमेंबर द फर्स्ट सीन। दोस्तों माइकल हेंचर्ड की कहानी अब शुरू हुई है और आगे उसका पास्ट उसके प्रेजेंट को निगल जाएगा। दोस्तों अब माइकल हेंचर्ड की जिंदगी पटरी पर आती दिखती है। वह शहर का मेयर है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और सुजान तथा एलिजाबेथ जेन अब उसके घर में रह रही है। दोस्तों हेंचर्ड अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक नया जिंदगी शुरू करना चाहता है, लेकिन किस्मत ने उसके लिए एक नया परीक्षक भेजा है, एक युवा समझदार और दयालु व्यक्ति डोनाल्ड फार्फ्रे। दोस्तों कास्टरबीज की एक सराय यानी कि इन में एक युवक बैठा है, नाम है डोनाल्ड फार्फ्रे। स्कॉटलैंड से आया एक इंजीनियर और ग्रेन एक्सपर्ट। दोस्तों वो जेंटल, पोलाइट और इंटेलिजेंट है, जो हर चीज को साइंटिफिक और मॉडर्न तरीके से देखता है। वो अपने साथ कुछ ग्रेन प्रिजर्वेशन के लिए आइडियाज लेकर आया है। दोस्तों एक दिन हेंचर्ड वहां आता है और उसकी बात सुनता है। फार्फ्रे उसे बताता है कि कैसे सिंपल केमिकल से ग्रेन्स को बचाया जा सकता है। हेंचर्ड इम्प्रेस्ड होता है और कहता है यू आर अ क्लेवर मैन, यंग फेलो, कम एंड वर्क विद मी इन कास्टरब्रीज। दोस्तों पहले फार्फ्रे मना करता है क्योंकि वो कनाडा जाना चाहता है, लेकिन हेंचर्ड के इंसिस्ट करने पर वो रुक जाता है। अब फार्फ्रे हेंचर्ड के बिजनेस में शामिल हो जाता है। वो नए आइडियाज लाता है, अकाउंटिंग, मेजरमेंट, ग्रेन स्टोरेज, हर चीज में मॉडर्न सिस्टम लागू करता है। हेंचर्ड का बिजनेस पहले से भी ज्यादा ग्रो करने लगता है। लोग कहते हैं द मेयर हैज बिकम मोर सक्सेसफुल सिंस द यंग स्कॉटमैन जॉइंड हिम। दोस्तों हेंचर्ड खुश भी है और थोड़ा परेशान भी, क्योंकि अब हर कोई फार्फ्रे की तारीफ करने लगा है। दोस्तों फार्फ्रे बहुत पॉपुलर हो जाता है। वो लोगों से हंसी मजाक करता है, उन्हें मदद करता है, यहाँ तक कि टाउन फेस्टिवल्स में वो गाना भी गाता है। अब लोग उसे चार्मिंग और हम्बल कहते हैं, लेकिन हेंचर्ड को ये सब अच्छा नहीं लगता। उसके अंदर एक चुभन पैदा होती है कि जिस आदमी की उसने मदद की अब उसका फेवरेट बन गया है। दोस्तों एक रात हेंचर्ड अपने कमरे से देखता है फार्फ्रे नीचे भीड़ में गा रहा है और सब तालियां बजा रहे हैं। उसकी आंखों में जेलसी चमकती है। वो बुदबुदाता है, वो कहता है दे चीयर हिम नाउ वंस दे यूज्ड टू चीयर मी। दोस्तों अब एलिजाबेथ जेन को भी फार्फ्रे अच्छा लगता है, क्योंकि वो जेंटल है, रेस्पेक्टफुल है और उसे इनकरेज करता है पढ़ने और सोचने के लिए। दोस्तों एलिजाबेथ जेन धीरे धीरे उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। सुजान उसे नोटिस करती है, पर उसे डर है कि ये रिश्ता हेंचर्ड को पसंद नहीं आएगा। दोस्तों सुजान अब बीमार पड़ने लगती है। वो जानती है कि उसकी जिंदगी ज्यादा नहीं बची। वही मरने से पहले वो हेंचर्ड के लिए एक लेटर छोड़ती है, जिसमें वो अपनी सबसे बड़ी सच्चाई लिखती है। और वो सच्चाई है कि एलिजाबेथ जेन उसकी और सेलर न्यूसन की बेटी है, हेंचर्ड की नहीं। लेकिन वो ये लेटर यह कहकर रखती है कि हेंचर्ड इसे 1 महीने बाद ही खोले, ताकि एलिजाबेथ का फ्यूचर सिक्योर रहे। दोस्तों कुछ ही दिनों में सुजन की मृत्यु हो जाती है। हेंचर्ड दुखी है, जेन्युइनली दुखी। उसे लगता है कि उसने फिर से उसे खो दिया। वहीं एलिजाबेथ जेन अपनी माँ की मौत से टूट जाती है और हेंचर्ड उसे अडॉप्ट करने का फैसला करता है। उसे नहीं पता कि वो उसकी असली बेटी नहीं है। दोस्तों 1 महीने बाद हेंचर्ड वो लेटर खोलता है। उसकी आंखें सख्त हो जाती हैं जब वो पढ़ता है कि एलिजाबेथ उसकी अपनी बेटी नहीं है। दोस्तों उसका दिल जैसे रुक जाता है। वो कुर्सी पर बैठ जाता है, माथे पर हाथ रखकर। वो कहता है नॉट माई डॉटर, नॉट माइन। उस पल से उसके अंदर एक ठंडापन आ जाता है। वो एलिजाबेथ से दूर होने लगता है, बिना वजह कठोर व्यवहार करने लगता है। एलिजाबेथ समझ नहीं पाती कि अचानक उसके पिता को ये क्या हो गया है, वो बदल सा कैसे गया। दोस्तों अब हेंचर्ड को फार्फ्रे की हर बात इरिटेट करने लगती है। वो उसे ऑर्डर देता है, फिर उन पर गुस्सा करता है। एक दिन वो पब्लिकली फार्फ्रे का इंसल्ट करता है। फार्फ्रे शांत रहता है, पर वो समझ जाता है कि अब उसके बीच पुराना रिश्ता नहीं रहा। वो हेंचर्ड का बिजनेस छोड़ देता है और अपना खुद का ग्रेन ट्रेड शुरू करता है। दोस्तों फार्फ्रे की ऑनेस्टी और स्मार्टनेस से उसका बिजनेस चल पड़ता है और लोग अब उसी से खरीदते हैं। हेंचर्ड के कस्टमर्स कम होने लगे हैं। दोस्तों वो गुस्से और ईगो में अपने पुराने अकाउंट्स बिगाड़ लेता है। उसकी रेपुटेशन गिरने लगती है और इसी तरह शुरू होती है हेंचर्ड के पतन की कहानी, जहाँ एक समय का मेयर अब धीरे धीरे अपनी पावर, रेस्पेक्ट और पीस खोने लगता है। वो नहीं जानता कि उसकी जेलसी और ईगो उसे उस गहराई में ले जा रहे हैं जहां से वो कभी लौट कर नहीं आएगा। दोस्तों सक्सेस और फेलियर दोनों में असली कसौटी कैरेक्टर की होती है और हेंचर्ड अपनी सफलता से नहीं बल्कि अपने अहंकार से हारने वाला था। जो कभी मेयर था अब धीरे धीरे अपनी गलतियों में डूबने वाला है।
दोस्तों कास्टर ब्रिज में एक नई महिला आती है, लुसेटा टेम्पलमैन। वो लंदन से आई है, एजुकेटेड, ग्रेसफुल और वेल्दी है। लोग कहते हैं कि वो प्रॉपर्टी खरीदने आई है, लेकिन असल बात कोई नहीं जानता। दोस्तों लुसेटा का माइकल हेंचर्ड के साथ पुराना रिश्ता था। कई साल पहले जब सुसान चली गई थी तो हेंचर्ड की जिंदगी में अकेलापन था। तब उसकी मुलाकात हुई थी लुसेटा से, जो उसने डीपली प्यार करने लगा था। लेकिन उनकी शादी सरकमस्टांसेस की वजह से नहीं हो पाई, क्योंकि सुजान के लौट आने से सब बदल गया। दोस्तों अब सुजान मर चुकी है और लुसेटा वापस आई है, शायद हेंचर्ड से अपने पुराने वादे पूरे करवाने के लिए। दोस्तों लुसेटा और हेंचर्ड एक बार फिर मिलते हैं। उनके बीच ऑकवर्ड साइलेंस होता है। लुसेटा कहती है, माइकल, years have passed but people don't forget। हेंचर्ड कहता, नॉर डू आई लुसेटा, आई वो यू मच। दोस्तों लुसेटा अब कॉन्फिडेंट वुमन बन चुकी है। वो चाहती है कि हेंचर्ड उसे शादी करे ताकि उसका पास्ट रिस्पेक्टेबल बन जाए। लेकिन हेंचर्ड हिचकिचाता है, क्योंकि वो अभी भी एलिजाबेथ जेन को सेटल करना चाहता है और उसकी रेपुटेशन को लेकर डरा हुआ है। दोस्तों उसी दौरान लुसेटा की मुलाकात होती है डोनाल्ड फारफ्रे से, जो चार्मिंग है, इंटेलिजेंट है और जेंटल भी। लुसेटा उसकी विनम्रता और स्वीटनेस से प्रभावित हो जाती है। दोस्तों फारफ्रे को भी लुसेटा में एलिगेंस और काइंडनेस दिखती है और धीरे धीरे दोनों के बीच एक नेचुरल अट्रैक्शन पनपता है। और यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। लुसेटा जो कभी हेंचर्ड से प्यार करती थी, अब फारफ्रे से प्यार करने लगती है। दोस्तों हेंचर्ड ये सब देखता है। फारफ्रे और लुसेटा साथ घूमते हैं, बातें करते हैं, लोग उनकी जोड़ी की तारीफ करते हैं। दोस्तों अंदर से जल उठता है। वो बड़बड़ाता है, ही टेक्स माई बिजनेस, माई फेम एंड नाउ माई लव। दोस्तों उसका चेहरा लाल हो जाता है गुस्से से। वो अब सिर्फ जेलसी नहीं रहा, बल्कि वो रिवेंजफुल यानी कि दुश्मन हो गया है। दोस्तों फारफ्रे का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। वो मॉडर्न आइडिया से काम करता है, जबकि हेंचर्ड पुरानी पद्धतियों में अटका हुआ है। दोस्तों अब लोग फारफ्रे की तरफ खींचने लगे हैं। हेंचर्ड के वर्कर्स उसे छोड़ देते हैं। वहीं हेंचर्ड का ग्रेन ट्रेड अब लॉस में जा रहा है। वो सब कुछ खोने लगा है, पैसा, फेम और रेस्पेक्ट। दोस्तों लुसेटा और फारफ्रे की शादी हो जाती है। पूरा कास्टर ब्रिज उसकी खुशी मना रहा है। लेकिन हेंचर्ड के लिए ये दिन किसी मौत से कम नहीं। दोस्तों जिस औरत से वो प्यार करता था, वो उसी आदमी की पत्नी बन चुकी थी जिससे वो नफरत करने लगा था। दोस्तों लुसेटा ने हेंचर्ड को अपने प्यार के दिनों में कई पैशनेट लेटर्स लिखे थे। वो लेटर्स अब भी हेंचर्ड के पास थे। लेकिन एक दिन गलती से वो लेटर्स टाउन के कुछ लोगों के हाथ लग जाते हैं, जो गॉसिप और इंटरटेनमेंट के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों टाउन के कुछ ड्रंक विलेजर्स लुसेटा और हेंचर्ड का मजाक उड़ाने के लिए स्किम्पटन राइड नाम का पब्लिक मॉक परेड निकालते हैं। वे दोनों के पुतले बनाते हैं, एक हेंचर्ड के रूप में और दूसरा लुसेटा के रूप में, और पूरे शहर में घुमाते हैं गंदे गाने गाते हुए। लुसेटा खिड़की से ये सब देखती है। वो शर्म और शौक से बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर में उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों लुसेटा जो रिस्पेक्ट चाहती थी, वो इंसल्ट से मर गई। और हेंचर्ड वो अब गिल्ट, लोनलीनेस और शेम में पूरी तरह डूब चुका था। दोस्तों लुसेटा की मौत के बाद हेंचर्ड का सब कुछ खत्म हो जाता है। उसकी पावर, पोजीशन, मनी सब हाथ से निकल चुका है। वो अब अकेला और टूट चुका आदमी है। वो सोचता है, आई हैव नो वन लेफ्ट टू केयर फॉर मी। उसका गिल्ट अब उसे भीतर से खा रहा है। एलिजाबेथ जेन अब फारफ्रे और लुसेटा के घर में रहने लगी है। वो अपने फादर से दूर चली गई है। दोस्तों कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी सजा यह नहीं होती कि वो मर जाए, बल्कि ये होती है कि वो अपनी गलतियों के साथ जीता रहे। हेंचर्ड अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक वार्निंग है कि ईगो और जेलसी किसी भी महान आदमी को मिट्टी में मिला सकती है। दोस्तों लुसेटा की मौत के बाद माइकल हेंचर्ड पूरी तरह टूट चुका है। अब वो मेयर नहीं रहा और लोग उसे अवॉइड करते हैं, क्योंकि उसका बिजनेस भी अब खत्म हो चुका है। दोस्तों वो अब गरीब, भूखा और अकेला आदमी बन गया है। उसका गर्व, उसका सम्मान, उसका नाम, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। दोस्तों वो आदमी जिसने कभी अपने पूरे शहर पर राज किया, आज उसी शहर की गलियों में भूखा घूम रहा है। हेंचर्ड अब एलिजाबेथ जेन के पास लौटना चाहता है। वो चाहता है कि कम से कम वो उसे एक बार माफ कर दे। लेकिन एलिजाबेथ अब फारफ्रे के घर में रहती है और हेंचर्ड के झूठ से दूर रहना चाहती है। दोस्तों एक दिन एलिजाबेथ जेन को एक आदमी मिलता है। वो न्यूसन उसका असली पिता नहीं, बल्कि उसका पिता का पुराना फ्रेंड होता है। वो बताता है कि न्यूसन अब तक जिंदा है। दोस्तों असल में हेंचर्ड ने एलिजाबेथ से झूठ कहा था कि उसका असली पिता मर चुका है, ताकि वो उसे अपने पास रख सके। लेकिन अब सच्चाई सामने आ गई है। दोस्तों जिस झूठ ने उसे बेटी दिलाई थी, अब वही झूठ अब उसे बेटी से दूर कर देगा। दोस्तों एलिजाबेथ को अब सब समझ में आ गया था। अब वो हेंचर्ड की झूठी बातों पर भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक नरमी है, क्योंकि हेंचर्ड ने उसे पाला और उसे प्यार दिया। दोस्तों कुछ दिनों बाद न्यूसन, एलिजाबेथ जेन का असली पिता, कास्टर ब्रिज वापस आता है। वो अपनी बेटी को गले से लगाता है। तो वहीं एलिजाबेथ खुश है, लेकिन उदास भी, क्योंकि उसे हेंचर्ड की हालत की चिंता है। दोस्तों न्यूसन चाहता है कि हेंचर्ड से मिले, लेकिन हेंचर्ड इस मुलाकात से डरता है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर न्यूसन आ गया तो एलिजाबेथ फिर उसे कभी पिता नहीं मानेगी।
दोस्तों वो डरता नहीं था किसी इंसान से, वो डरता था सिर्फ खो देने से उस बेटी को जो अब उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद थी। दोस्तों हेंचर्ड शहर छोड़ देता है, वो किसी को कुछ नहीं कहता। वो चाहता है कि एलिजाबेथ जेन खुश रहे, लेकिन उसकी खुशी में वो खुद बाधा न बने। दोस्तों वो अकेले पहाड़ों और खेतों में भटकता है, खाना मांग कर खाता है और झोपड़ियों में सोता है। दोस्तों जिसने कभी दूसरों की तकदीर लिखी थी, अब वो अपनी तकदीर से भाग रहा था। कुछ महीनों बाद एलिजाबेथ जेन की शादी फारफरे से तय होती है। पूरा शहर खुशी में झूम रहा होता है, लेकिन इस खुशी में एक परछाई है हेंचर्ड की। वो शादी के दिन कास्टरबीज लौटता है, एक कोने में खड़ा होकर अपनी बेटी को देखता है। उसकी आंखें नम है लेकिन चेहरे पर मुस्कान है। वो कहता है गॉड ब्लेस हर, मे सी नेवर नो सारो अगेन। दोस्तों वो चुपचाप वहां से चला जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता कि वो आया था। कई दिन बीत जाते हैं। शादी के बाद एलिजाबेथ जेन को खबर मिलती है कि हेंचर्ड बहुत बीमार है और पास के गांव में अकेला पड़ा है। दोस्तों वो तुरंत फारफरे के साथ उसे देखने जाती है, लेकिन जब वो पहुंचती है तो हेंचर्ड मर चुका होता है। उसके पास बस एक पुराना बक्सा, कुछ पुराने कपड़े और एक लेटर होता है। दोस्तों उस लेटर में लिखा होता है, टू whoever find this letter, let no man remember me. Let Elizabeth not grieve for me. Let her think kindly of me, but do not let me be buried near her. I am not fit to be remembered. दोस्तों एलिजाबेथ यह पढ़कर फूट फूट कर रोने लगती है और उसकी आंखों से आंसू टपकते हैं और वो कहती है, फादर यू विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड, नॉट फॉर योर फॉल्ट्स बट फॉर योर लव। दोस्तों दूर एक छोटी सी कब्र है जिस पर कोई नाम नहीं लिखा, बस एक सूखा गुलाब रखा है जो शायद एलिजाबेथ ने छोड़ा है। दोस्तों माइकल हेंचर्ड एक ऐसा आदमी जिसने अपनी तकदीर खुद बनाई और खुद तोड़ दी। उसके अंदर ताकत थी लेकिन कमजोरी भी। वो प्यार करना जानता था पर अपनी गलती मानना नहीं। दोस्तों थॉमस हार्डी ने इस स्टोरी में हमें दिखाया कि इंसान की असली ट्रेजेडी बाहर नहीं, वो उसके अंदर छिपी होती है। दोस्तों कभी वो आदमी था जो कास्टरबीज का मालिक कहलाता था, जिसके एक शब्द पर पूरा शहर झुक जाता था, जिसकी महत्वाकांक्षा, ताकत और आत्मविश्वास उसे सबसे ऊपर ले गए। लेकिन थॉमस हार्डी दिखाते हैं कि मैन्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ कैन आल्सो बी हिज ग्रेटेस्ट वीकनेस। दोस्तों माइकल हेंचर्ड की ईगो, इंपल्सिव नेचर और स्टबर्न प्राइड उसे वहां से गिरा देती है जहां पहुंचने का सपना हर इंसान देखता है। वो अपनी जिंदगी की शुरुआत ही पाप से करता है, अपनी पत्नी और बच्ची को शराब के नशे में बेचकर, फिर उसी पाप के प्रायश्चित में जिंदगी बिता देता है। दोस्तों मेहनत करता है, नाम कमाता है, मेयर बनता है, लेकिन किस्मत उसे वहीं वापस लाती है जहां से उसने गलत शुरुआत की थी। दोस्तों हार्डी कहते हैं कैरेक्टर इज फेट, और सच में हेंचर्ड का कैरेक्टर ही उसकी किस्मत बन गया। दोस्तों प्यार करता है लेकिन सही तरीके से नहीं। वो बेटी चाहता है पर अपने झूठ से उसे खो देता है। वो सम्मान चाहता है पर अपनी जिद से खुद को अपमान में डुबा देता है। दोस्तों लुसेटा, सुजान, एलिजाबेथ, हर औरत उसकी जिंदगी में आई, लेकिन वो किसी को भी संभाल नहीं पाया। आखिर में उसी शहर की गलियों में भूखा, अकेला और भूला हुआ मारा गया जहां उसने कभी राज किया था। लेकिन उसकी मौत सिर्फ अंत नहीं थी, वो एक संदेश थी, एक चेतावनी हर उस इंसान के लिए जो सोचता है कि पावर और प्राइड से इंसान अमर बन जाता है। दोस्तों थॉमस हार्डी हमें सिखाते हैं कि जीवन का असली सम्मान बाहरी सफलता में नहीं बल्कि अंदर की विनम्रता में है। दोस्तों माइकल हेंचर्ड की कहानी कहती है गलती हर इंसान से होती है, पर अगर इंसान उसे स्वीकार करना सीख ले तो शायद उसकी जिंदगी में एक ट्रेजेडी नहीं, एक प्रेरणा बन जाए। वो चला गया लेकिन अपने पीछे एक अमर सबक छोड़ गया कि प्राइड गोज बिफोर डिस्ट्रक्शन एंड ह्यूमिलिटी इज द रोड टू पीस। और इसलिए माइकल हेंचर्ड सिर्फ कास्टरबीज का मेयर नहीं था, वो ह्यूमन नेचर का मिरर था। वो दिखाता है कि इंसान कितना ऊंचा उड़ सकता है और अपनी गलतियों से कितना नीचे गिर सकता है। He died nameless but not forgotten, because every proud soul carries a bit of Henchard within. The Mayor of Casterbee is a story of pride, love and redemption, written by Thomas Hardy, narrated by G3 Institute. तो दोस्तों अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।